जाएगा कि हाँ ये क्या बात है। पितामही माने दादी माँ, दादी माँ सामान्य रूप से भारतीय जीवन रचना में वानप्रस्थी होती है। वानप्रस्थी महिला के नाम से, पितामही के नाम से यह विद्यापीठ है। इसके संकेत क्या हैं, इसका स्वरूप कैसा है, इसकी संकल्पना क्या है, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसका मूर्त रूप कैसे होगा, इन सब का चिंतन करने के लिए यह पितामही विद्यापीठ का चिंतन सत्र है। इसलिए हम मूल से प्रारंभ करेंगे। जब भी भारतीय किसी भी विषय का चिंतन करना होता है तो इसका मूल अध्यात्म में ही होता है, आत्म तत्व में ही होता है। अगर बहुत ही सरल और सादे ढंग से हम अध्यात्म को और संसार को समझने का प्रयास करेंगे तो एक बात से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी आत्म तत्व था। आत्म तत्व को हम परमात्मा भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, परब्रह्म भी कहते हैं, सीधे साधे लोग भगवान भी कहते हैं, कुछ शास्त्र परायण लोग ईश्वर भी कहते हैं, फिर उसके हजार हजार नाम भी देते हैं। परंतु वह मूल में एक तत्व है और उस तत्व को आत्म तत्व कहते हैं। आत्म तत्व तो निर्गुण निराकार है, उसका न रूप रंग है, न उसका स्पर्श है, न गंध है, कुछ भी नहीं है। वह इंद्रियों से नहीं जाना जाता, मन से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। तो भी हमारी सभी भारतीयों की श्रद्धा है कि हाँ भगवान है, हाँ आत्म तत्व है, हाँ परमात्मा है, पर ब्रह्म है, ब्रह्म है। यह हमारी श्रद्धा है। हमारा पूरा चिंतन या आत्म तत्व है, इस सूत्र का स्वीकार करके ही आगे बढ़ता है, इसको हम नकारते नहीं हैं। ये हमारे चिंतन की विशेषता है। अब हुआ क्या, आत्म तत्व है वो तो दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, निर्गुण निराकार है। और हम लोग तो एकदम जिसको देखा जा सके, सुना जा सके, हम जिसमें व्यवहार कर सके, खा सके, पी सके, सो सके, बातचीत कर सके, इधर से उधर जा सके, ऐसी दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया का, इसी को संसार कहते हैं, इस संसार का और आत्म तत्व का संबंध क्या है? वो तो निर्गुण निराकार है और ये हमारा संसार सगुण साकार है। दोनों का संबंध क्या है? तो हमारा चिंतन माने भारतीय जीवन चिंतन कहता है कि आत्म तत्व ही संसार बना है। तो आत्म तत्व और संसार में कोई अंतर नहीं है। आत्म तत्व ही संसार बना है। आत्म तत्व ने अपने में से ही सारे संसार का निर्माण किया है। आत्म तत्व स्वयं जो संसार है उसमें जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं, जितने भी रूप दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते तो भी हैं, ऐसा हम कहते हैं, उन सब में आत्म तत्व तो है। तो क्या बात हुई, पहले आत्म तत्व है, वो तो है ही, उसमें से संसार बना तो संसार के सारे पदार्थ आत्म तत्व से ही बने हैं, ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ। और तीसरा, आत्म तत्व संसार से परे भी है, संसार के सभी पदार्थ भी हैं और उनमें स्वयं आत्म तत्व भी रहा है। तो यही आत्म तत्व ही सब कुछ है। अंतर क्या है? संसार सगुण साकार है, आत्म तत्व निर्गुण निराकार है। तो ये पहला मुद्दा सॉरी, किसी भी विषय के चिंतन में पहला मुद्दा है।
चाहे वह भौतिक विज्ञान हो, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह बाजार हो, चाहे वह उत्पादन हो, चाहे वह समाज रचना हो, चाहे वह राज्य व्यवस्था हो, किसी भी विषय का हम चिंतन करने लगेंगे तो पहला ये मुद्दा हमें समझना ही है, ध्यान में रखना है, स्वीकार करके चलना है, क्योंकि यही मूल भारतीय चिंतन है। और किसी भी प्रकार के भारतीय चिंतन का प्रारंभ इसी सूत्र से होता है। अब दूसरे सूत्र पर आए। ये जो संसार है उसमें असंख्य असंख्य पदार्थ हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, गुण हैं, सब कुछ है। ये सारी सृष्टि, इस सबको सृष्टि कहते हैं, संसार को सृष्टि कहते हैं। सृष्टि माने जिसका सृजन हुआ है वह। तो अब हम सृष्टि की बहुत सारी विवेचना में नहीं जाएंगे, हम इस आज के विषय पर आ सके इसलिए जो कम से कम जानना चाहिए उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इस संसार में जो असंख्य 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 पदार्थ हैं उनका 4 भागों में वर्गीकरण होता है। एक है पंच महाभूत। ये महाभूत, ये भौतिक विज्ञान का विषय है। महाभूत, भूत बने भौतिक, भूत से ही भौतिक शब्द बना। तो ये है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इसके भिन्न भिन्न रूप हमारी चारों ओर फैले दिखाई देते हैं। आकाश सर्वत्र है, वायु सर्वत्र है, जल हमको अपने आसपास सर्वत्र दिखाई देता है, पृथ्वी सर्वत्र है, तेज भी सर्वत्र है, क्योंकि हम देख सकते हैं, प्रकाश और उष्णता तेज के गुण हैं, तो हम देख सकते हैं उसके कारण। तो सृष्टि का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंच महाभूतों का है। दूसरा हिस्सा वृक्ष वनस्पति जगत का है। तो असंख्य प्रकार की घास, असंख्य प्रकार की लताएं, असंख्य प्रकार के पौधे, असंख्य प्रकार के वृक्ष, महावृक्ष, ये सारी वनस्पति की दुनिया है। इसमें फिर बीज है, मूल है, तना है, टहनियां है, माने शाखाएं, प्रशाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है, पुष्प हैं, कांटे हैं, ऐसे अनेक उसके अंग उपांग मिलकर और अनेक प्रकार की जातियां प्रजातियां मिलकर बहुत बड़ा क्षेत्र वनस्पति जगत का है। तीसरा बहुत बड़ा क्षेत्र प्राणी जगत का है। प्राणी जगत में इतने असंख्य प्रकार के प्राणी हैं, वो रेंगते हैं, छलांग लगाते हैं, गर्जना करते हैं, 4 पैरों वाले हैं, 2 पैरों वाले हैं, पंखों वाले हैं, बिना पंख के हैं, सींगों वाले हैं, बिना सींग के हैं, पूंछ वाले हैं, बिना पूंछ के हैं, 4 पैरों पर चलते हैं, छलांगे लगाते हैं, वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। ऐसे असंख्य असंख्य प्रकार के प्राणी, ये प्राणी जगत ये तीसरा हिस्सा है। प्राणियों में अनेक जातियां प्रजातियां हैं, वृक्षों में, वनस्पति में अनेक जातियां प्रजातियां हैं, पंच महाभूतों में असंख्य प्रकार की विविधता है। चौथा जो वर्ग है वह है मनुष्य, एकमात्र मनुष्य। हाँ, उसमें रंग रूप अलग अलग हैं, देशों में, राज्यों में, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं, परंतु व्यवच्छेदक लक्षण जो है वो मनुष्य का एक ही है। 2 पैर, 2 हाथ, 1 नाक, 2 आंख, 2 कान, ऐसा ही होता है। कभी 3 पैर वाला नहीं होता, कभी 4 पैर वाला नहीं होता, कभी पीठ के 4 पैरों के बल पर चलने वाला, ऐसा नहीं होता, कभी हवा में उड़ने वाला, पंखों वाला, ऐसा नहीं होता। जातियां प्रजातियां जैसे वनस्पति में होती है मनुष्य में नहीं होती, प्राणियों में होती है, ऐसी मनुष्य में नहीं होती। अभी एक ही मनुष्य, एक पूर्ण वर्ग बनता है। तो मोटा मोटा हमने 4 में विभाजन किया, मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और पंचमहाभूत। इनमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा भगवान ने ही कहा है।
कि सभी प्रकार की मेरी रचनाओं में, सभी प्रकार के मेरे सर्जनों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, मेरी प्रतिकृति है। तो भगवान को भी मनुष्य का सृजन करके अपने पर ही प्रसन्नता हुई कि मैंने कितनी श्रेष्ठ कृति बनाई है। अब आज के विषय के लिए हम मनुष्य की बात करने वाले हैं। श्रेष्ठता क्या है? मनुष्य के पास सक्रिय अंतःकरण है। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण है। तो सभी प्रकार के सर्जनों में मनुष्य की विशेषता यह है कि मनुष्य विचार करता है, मनुष्य इच्छाएं करता है, मनुष्य कल्पना करता है, मनुष्य बुद्धि से व्यवहार करता है, मनुष्य विवेक युक्त होता है, मनुष्य अहंकार गर्व करता है, मैंने किया, मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसा मनुष्य को ही अहंकार होता है। मनुष्य संस्कारों से प्रेरित होकर काम करता है। तो संस्कार ये भी मनुष्य की विशेषता है। हृदय की जो अनुभूति होती है, प्रेम है, आनंद है, स्वतंत्रता है, सहजता है, सौंदर्य बोध है, ये मनुष्य के ही लक्षण हैं। तो मनुष्य का जगत अंतःकरण से प्रेरित होकर चलता है। शेष सभी का प्राण और इंद्रियां और देह इससे प्रेरित होकर चलता है। अपनी मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, समझ, विचार, कल्पना शक्ति, अहंकार, कर्ता, भोक्ता आदि के कारण से मनुष्य ने अपना विश्व अलग बनाया है। भगवान ने भी कहा है, तुम अपने लिए स्वतंत्र रूप से रचना करो। प्राणियों को नहीं कहा कि अपने लिए रचना करो, तुम्हारा जीवन कैसे बिताओगे, तुम कैसे व्यवहार करोगे, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, ये प्राणियों के लिए नहीं कहा। मनुष्यों के लिए ही ये सारे शास्त्र हैं, मनुष्यों के लिए ही व्यवहार का विवेक है, मनुष्य के लिए ही सारी भावनाएं हैं, मनुष्य के लिए ही सारी रीति नीति सारी हैं, मनुष्य के लिए ही संस्कृति है। तो भगवान ने मनुष्य को ऐसी ऐसी शक्ति दी है जिसके आधार पर मनुष्य ने अपने जीवन की रचना बनाई है। तो ये जीवन की रचना कैसे बनाई मनुष्य ने? तो पहला मुद्दा था, हम साथ मिलकर रहेंगे। साथ मिलकर रहने को, ये जो व्यवस्था है उसको नाम दिया समाज। मनुष्य समाज में रहता है। इस समाज व्यवस्था की निर्मित मनुष्य ने अपने लिए की है कि हम सब साथ मिलकर रहेंगे। इसी को समष्टि कहते हैं। तो शेष जो है वो सृष्टि है और मनुष्य की समष्टि है। समष्टि माने समाज। वो कौन सा समाज है, कौन सी समष्टि है? विश्व भर में जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, जहां जहां भी रहते हैं, सबका मिलकर, सबको साथ रहना है, तो उन सबका मिलकर समाज होता है और समष्टि होती है। मनुष्य की विशेषता यह है कि वह सामाजिक संदर्भों में ही अपना जीवन व्यवस्थित करता है। अब इस समाज व्यवस्था के कुछ आधार हैं, कुछ सूत्र हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करके, हृदय की अनुभूति का उपयोग करके, अपनी भावनाओं का विनियोग करके, अपनी कुशलताओं का स्मरण करके, उनको ध्यान में लेकर समाज जीवन की एक व्यवस्था निर्माण करता है। इस व्यवस्था का एक आधार है आत्मीयता। तो संबंध होना समाज का एक व्यवच्छेदक लक्षण है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में संबंध है।
प्राणी सब अलग अलग रह सकते हैं, परंतु मनुष्य अकेला नहीं रहता। मनुष्य का संबंध है किसके साथ? शेष सभी मनुष्यों के साथ। विश्व के किसी भी कोने में रहता हो, इस कोने के मनुष्य का उस कोने में रहने वाले मनुष्य के साथ संबंध है। बिना संबंध के समाज नहीं होता, और इसलिए समाज की रक्षा करनी है, समाज व्यवस्था को सुरक्षित रखना है, तो संबंधों को ध्यान में लेना पड़ेगा। Nobody can live in isolation. अकेले में कोई नहीं जी सकता, किसी को जीना नहीं चाहिए, और कैसे सबके साथ मिलकर रहेंगे इसका विचार भी करना चाहिए, और यह सीखना भी चाहिए, क्योंकि संबंध का नाम ही समाज है। समाज संबंध से ही बनता है। आगे बढ़े। संबंध का आधार क्या है? संबंध का आधार आत्मीयता है, अपनापन है। ये मेरे कौन लगते हैं? तो क्या कुछ भी नहीं है तो कह रहे अरे ये तो मेरे भाई बहन लगते हैं। हम सब भाई हैं, हम सब बहनें हैं, हम सब सहोदर हैं, सहोदरी हैं, हम सब एक दूसरे के हैं, हम सब अपनेपन के संबंध से जीते हैं। अब सुनो, ये भारतीय चिंतन है। भारत के ऋषियों ने समाज के बारे में ऐसे चिंतन किया है। तो पहला हुआ समाज, यानी साथ मिलकर रहो। दूसरा हुआ साथ मिलकर रहने के लिए संबंध होना, और तीसरा हुआ संबंधों का आधार आत्मीयता होना। लेन देन का नहीं, भौतिक पदार्थ के लेन देन का नहीं। अरे हाँ, मैं अकेला कैसे जीऊंगा, मुझे अनाज चाहिए तो किसान खेती करेगा तभी तो मुझे अनाज मिलेगा, बुनकर वस्त्र बुनेगा तभी तो मुझे वस्त्र मिलेंगे। ऐसे लेन देन के, एक दूसरे के सहयोग के आधार पर संबंध नहीं बने हैं। ये तो बाद की बात है, वो तो प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। पहला संबंध का आधार है आत्मीयता। अपने हैं, पूरे विश्व में जहां जहां भी मनुष्य हैं वे सब अपने हैं। हाँ, आगे एक्सटेंशन होगा प्राणी वनस्पति, हम उसकी बात बाद भी करेंगे, पहले मनुष्यों की ही बात कर ले। तो पूरे विश्व के सारे मनुष्य हमारे अपने हैं। ये अपनेपन की भावना, ये आत्मीयता, आत्मीयता के आधार पर एकत्व, हम सब एक हैं, ये समाज के संबंधों का मुख्य आधार है। ये बिल्कुल शरीर में जैसे रक्त पूरे शरीर में होता है, उसी प्रकार से ये आत्मीयता के संबंध की भावना मूल रूप में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी हमें विस्मरण हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा विस्मरण होता है। तो अपने होते हैं तो हम पराये होते हैं, ऐसा भी बोलते ही हैं, अपने और पराये ऐसा बोलते हैं। परंतु अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम, हमारा चिंतन क्या कहता है कि ये मेरा है और ये पराया है, ऐसा तो छोटे मन वाले लोग कहते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी सोच बड़ी है, जिसकी सोच अच्छी है, जो उदार चित्त वाला है, उसके लिए तो सब अपने हैं, सब अपने हैं। तो मनुष्य, समाज, संबंध, आत्मीयता, ऐसी ये परंपरा, ऐसा ये सूत्र परंपरा आती है। अपनेपन से जियो, बाद में सारी व्यवस्था बनाओ, व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, परंतु संबंध का आधार आत्मीयता। अब जब व्यवस्था के लिए गए, अब हम सब अपने हैं, लेकिन विश्व में अभी 6-7 अरब जनसंख्या है, वो क्या एक साथ थोड़े रहेगी? कोई तो 7 समुद्र पार रहेगी, कोई 2000 किलोमीटर दूर रहेंगे लोग, कोई
पहाड़ों पर रहेंगे, कोई जंगलों में रहेंगे, कोई नगरों में रहेंगे, कोई ग्रामों में रहेंगे, कोई दूसरे खंड में रहेंगे, कोई अफ्रीका में रहेंगे, कोई ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में रहेंगे। सब एक साथ तो नहीं रह सकते। रहने के लिए हमको और जीवन यापन के लिए कुछ व्यवस्थाएं तो बनानी ही पड़ेंगी। ऐसी व्यवस्था बनाते बनाते हमारे ऋषियों के कल्पना में जो एक अद्भुत बात आई, वो है छोटी इकाई क्या है। सब साथ में रहे, फिर विभाजन करो। अरे अमेरिका वाले अमेरिकन्स, अफ्रीका वाले अफ्रीकन्स, भारत वाले भारतीय, चीन वाले चीनी, ऐसा करते करते ये तो राष्ट्र राष्ट्र हुए, देश देश हुए। फिर ये गुजराती, ये मराठी, ये पंजाबी, ये बंगाली, ऐसे राज्य राज्य के यूनिट्स बने। उसके बाद ये इतने लोग एक जाति के हैं, एक वर्ण के हैं, ऐसे बने। परंतु उसमें धीरे धीरे छोटा 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 होते होते मूल इकाई बनी, जो वह है कुटुंब। और पितामही विद्यापीठ कुटुंब से संबंधित है। तो कुटुंब ये समाज व्यवस्था की मूल इकाई है। और ये पूरे विश्व के लिए हमने तो लागू किया है। किसी किसी ने, बहुत लोगों ने विस्मरण से इसका स्वीकार नहीं किया है। वो तो उनकी समझ का अभाव है, वो उनकी पद्धति अलग हो गई। लेकिन भारतीय चिंतन कहता है कि मनुष्यों को साथ में समाज बनकर रहना है और आत्मीयता के संबंध पर ही ये व्यवस्था बनानी है। तो उसकी मूल इकाई कुटुंब है। जो कुटुंब को नहीं मानते, जो विपरीत या अलग विचारधारा वाले लोग हैं, उनके लिए कुटुंब से भी आगे चलकर वो सोचते नहीं, कुटुंब मूल लघुतम इकाई नहीं, व्यक्ति लघुतम इकाई है। क्योंकि वो यूनिट दिखाई देता है। व्यक्ति व्यक्ति तो अलग अलग होते ही हैं, तो व्यक्ति इकाई है, कुटुंब नहीं। परंतु व्यक्ति व्यक्ति को इकाई माना तो समाज नहीं बनेगा, व्यवस्था नहीं बनेगी। ये अनुभव करके देख लिया है, इसलिए हम क्यों नहीं बनेगी इस पर नहीं जाएंगे। इसलिए कुटुंब को बनाओ, क्योंकि संबंध कुटुंब से शुरू होते हैं। एक एक व्यक्ति अपने आप में किससे संबंधित है? अपने आप में यदि एक इकाई बन गया तो वो संबंधित कहाँ होगा? फिर संबंध तो कुटुंब से ही शुरू होते हैं। इसलिए समाज व्यवस्था की मूल इकाई कुटुंब है। इस कुटुंब को केंद्र में रखकर हमने पितामही विद्यापीठ की कल्पना की है। इसलिए इस कुटुंब को जानो, ये व्यवस्था कैसी है, ये रचना कैसी है, इसका संचालन कैसे होता है, ये क्यों सुदृढ़ होना चाहिए, आदि बातों का विचार पहले करना चाहिए। तो जब हम पितामही विद्यापीठ की बात करते हैं, अच्छा बीच में एक मुद्दा समझ लेते हैं कि कुटुंब शिक्षा, कुटुंब व्यवस्था, इसके संबंध में पितामही का नाम क्यों जोड़ा? तो कुटुंब को गृह भी कहते हैं, घर कहते हैं। और गृह का केंद्रवर्ती व्यक्तित्व जो है वह गृहिणी है। गृहम गृहम तो न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। गृह का ही स्त्रीलिंग है गृहिणी, गृही नहीं गृहिणी। तो ये घर स्त्री से बनता है, गृहिणी से बनता है, स्त्री से बनता है, इसीलिए उसको गृहिणी कहते हैं। गृहिणी के दो रूप है, एक गृह स्वामिनी और दूसरी पुत्रवधू, घर में आने वाली, और तीसरी सास, माने वो जो 3 पीढ़ियों में एक गृहिणी है, फिर उसकी सास है जो गृहिणी के बच्चों की पितामही है। पितामही वानप्रस्थ होती है।
तो आज जो समाज व्यवस्था का मूल आधार कुटुंब नहीं रहा है, उसको यदि कुटुंब बनाना है, समाज व्यवस्था को इस दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से ठीक करना है, तो उसका दायित्व घर की पितामही का है। वान और समाज में सुशिक्षित, सुसंस्कृत, समझदार ऐसी वानप्रस्थी महिलाओं का है। ये हमारा गृहीत है पितामही विद्यापीठ के पीछे। इसको हम विशेष विवेचन से आगे देखेंगे, और इसलिए पितामही विद्यापीठ कुटुंब शिक्षा के लिए हमने मूल शब्द, मूल संज्ञा स्वीकृत की है। इसको बाद में देखेंगे। अभी कुटुंब कैसे बनता है, मूल संबंध कौन सा है, संपूर्ण विश्व के 7 अरब लोगों के संबंधों का अगर ये विश्लेषण करते जाए और छोटे 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 करके मूल संबंधों तक आए, तो मूल संबंधों में हमारे ऋषियों ने व्यवस्थित किया वो स्त्री और पुरुष का संबंध। क्योंकि विश्व में मनुष्य जाति में ये 2 ही मुख्य जातियां हैं, स्त्री और पुरुष। ये 2 कैसे आत्मीयता के संबंध से जुड़ेंगे, इसके लिए अन्वेषण हुआ, इन्वेंट हुआ, वो है विवाह संस्कार, विवाह की व्यवस्था। ये बहुत ही अद्भुत बातें हैं। ऋषियों को ये कैसे सूझा होगा, कैसे उन्होंने इसकी कल्पना की होगी, कैसे उन्होंने ये व्यवस्था बनाई होगी, और कैसे पूरे समाज के सभी लोगों के हृदय में इसको स्थापित की होगी। आज विवाह संस्कार हमारे लिए स्वीकृत है, कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न उठते हैं तो वे अस्वाभाविक माने जाते हैं। मेन स्ट्रीम समाज के जीवन की ऐसी नहीं है। विवाह तो गृहीत है। विवाह से क्या होता है, एक दूसरे से अपरिचित, एक दूसरे से असंबंधित स्त्री और पुरुष साथ में आते हैं। विवाह के संस्कार से एक दूसरे के साथ एक होते हैं मिलकर। ये संबंधों का जो रहस्य था ना, संबंधों, आत्मीयता के संबंध में हम एक बने। तो एक होने की व्यावहारिक शुरुआत कहाँ से होती है, विवाह से होती है। और विवाह से स्त्री और पुरुष पति और पत्नी बनते हैं और एक बनते हैं। एकात्मता के आधार पर, एकात्मता के केंद्र पर कुटुंब का प्रारंभ होता है। इसलिए कुटुंब रचना में मूल संबंध है पति पत्नी का। उसके बाद विस्तार होता है, और इस संबंध का मूल सूत्र है आत्मीयता, एकात्मता। इट गोज विदाउट सेइंग, इसको समझाना नहीं पड़ता, सबको पता है कि ऐसा ही होता है। उसका विस्तार होता है दोनों तरफ। एक तरफ पति पत्नी गृहस्थ और गृहिणी बनते हैं, दोनों में, पति पत्नी में और गृहस्थ गृहिणी में अंतर है। क्या अंतर है, वो समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध बनते हैं गृहस्थ और गृहिणी के। गृह संचालन का दायित्व गृहिणी और गृहस्थ पर होता है। तो एक तरफ पति पत्नी समाज की तरफ, अन्य लोगों की तरफ संबंधों से जुड़ते जुड़ते विस्तरित होते हैं गृहस्थ और गृहिणी के रूप में। दूसरी ओर पति पत्नी माता पिता बनते हैं, तो वंश परंपरा आगे चलती है। तो जो वंश परंपरा में वे जब अपने आप को आगे विस्तारित करते हैं, तो माता पिता बनते हैं और घर में दूसरी पीढ़ी निर्माण होती है। तो दूसरा संबंध है माता पिता और संतानों का। और फिर तीसरा संबंध फिर हॉरिजॉन्टल हुआ भाई भाई, भाई बहन और बहन बहन का। कुटुंब के संबंधों में ये 3 संबंध ही मूल है। बाकी सारे
इन्हीं का विस्तार है। माने मामा मामी कहेंगे तो माता के भाई और भाभी हैं, भाई और भाभी है तो वो पति पत्नी ही हैं। चाचा चाची हैं तो फिर पिता के भाई हैं और चाचा चाची फिर पति पत्नी हैं। दादा दादी कहेंगे तो मूल पति पत्नी है, फिर माता पिता हैं, तभी दादा दादी बनते हैं। तो ये तीन संबंधों पर हमारे यहाँ बहुत ध्यान केंद्रित किया गया कि आपको संपूर्ण समाज व्यवस्था को सुदृढ़ बनानी है, सुव्यवस्थित बनानी है, सुखी बनानी है, सुसंस्कृत बनानी है, तो तीन संबंधों पर ध्यान दो। उसमें भी सबसे पहला पति पत्नी के संबंध में ध्यान दो, उसके ऊपर ध्यान दो। पितामही विद्यापीठ का पहला विषय ये होगा, स्त्री पुरुष के संबंध व्यवस्थित करो और उसमें भी पति पत्नी के संबंध व्यवस्थित करो। आप थोड़ी कल्पना करके देखिए कि फिर उसका विस्तार कैसे होगा, फिर उसका समाज में व्यवस्था कैसे होगी, फिर समाज में एक दूसरे के प्रति देखने की दृष्टि कैसी होगी। उस संबंध को पवित्र बनाओ, उस संबंध को सुंदर बनाओ, उस संबंध को निष्ठावान बनाओ, उस संबंध को उदात्त बनाओ, उस संबंध को सुसंस्कृत बनाओ, उस संबंध को आध्यात्मिक बनाओ। आध्यात्मिक बनाओ ना, एकात्म माने अध्यात्म ही है, ऐसा बनाओ। इसको ठीक करने के लिए हमारी सारी जो शक्ति है उसको लगाओ। आज हमको यदि बिगड़ी हुई समाज व्यवस्था को पुनः ठीक करना है तो इस पर ही आना पड़ेगा, क्योंकि यह मूल है, यह बीज है। ये ठीक नहीं किया तो बाकी सारा कितना भी शिक्षा दीक्षा चलती रहेगी, कितना भी पैसा कमाना चलता रहेगा, मनुष्य का जीवन ठीक नहीं होगा। सुरक्षा, शांति, प्रसन्नता, प्रेम आदि कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए पति पत्नी का संबंध, और फिर दूसरा माता पिता और संतानों का संबंध ठीक करो। वह ठीक किया तो परंपरा बनी रहेगी। भारत परंपराओं का देश है। आज के चिंतन में, आज के सर्वसामान्य चिंतन में परंपरा शब्द को कुछ हेय दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि हम ट्रेडिशन को परंपरा कहते हैं और ट्रेडिशनल का विरुद्ध शब्द है मॉडर्न। मॉडर्न माने आधुनिक, और आधुनिकता का हमें इतना आकर्षण है कि सबको आधुनिक ही बनना है। आधुनिक बनो, ट्रेडिशनल मत बनो। ट्रेडिशनल ना का अर्थ किया हमने परंपरा, तो परंपरावादी मत बनो, ऐसा कहते हैं। पिछले व्यास विद्यापीठ के चिंतन में हमने परंपरा का महत्व क्या था यह देखा था। तो भारत परंपरा में मानता है, परंपरा को सुरक्षित करना चाहिए, वह मानता है। इसलिए भारत परंपराओं का देश है और समाज जीवन की परंपरा दो केंद्रों में आगे बढ़ती है। एक केंद्र है कुटुंब, और कुटुंब में पिता पुत्र परंपरा होती है। इसी को वंश परंपरा कहते हैं, इसी को कुल परंपरा कहते हैं। तो कुल परंपरा, वंश परंपरा आदि सब पिता पुत्र परंपरा से ही होता है। तो माता पिता बनते हैं, पति पत्नी माता पिता बनते हैं, इसका मतलब अगली पीढ़ी शुरू होती है, अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं, तो परंपरा आगे बढ़ती है। परंपरा आगे बढ़ने से क्या होता है और नहीं बढ़ने से क्या होता है? आद्य पिता और माता के पास जो संस्कार थे, जो कौशल थे, जो समझ थी,
जो व्यवहार कुशलता थी, जितने प्रकार के कौशल थे, वे आज तक कैसे पहुंचे? तो पिता ने अपने पुत्र को, फिर पुत्र ने अपने पुत्र को, अपने पुत्र को, ऐसा करते करते पिता पुत्र परंपरा से संपत्ति आती है। पिता पुत्र परंपरा से रीति नीति आती है। पिता पुत्र परंपरा से कौशल प्राप्त होते हैं। पिता पुत्र परंपरा से देह तो प्राप्त होता ही है, परंतु स्वभाव प्राप्त होता है। पिता पुत्र परंपरा से गुण प्राप्त होते हैं। पिता पुत्र परंपरा से अनेक जो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते आए हैं, वो आते हैं। हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा पूर्वजों से ही प्राप्त किए हुए होते हैं। हमारे माता पिता माध्यम बनते हैं, और जनन शास्त्र कहता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। पिता की 14 पीढ़ियों के संस्कार उसे प्राप्त होते हैं, और माता की 5 पीढ़ियों के संस्कार प्राप्त होते हैं। ये तो पिता पुत्र परंपरा से ही प्राप्त होगा। और ये वंश परंपरा की ओर ध्यान दिया, वंश की ओर ध्यान दिया, तो तभी उसका रक्षण होगा। इसलिए कुटुंब में नई पीढ़ी का जन्म होना ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि तभी पति पत्नी माता पिता बनते हैं और वंश परंपरा की कड़ी की अगली कड़ी का निर्माण करते हैं। इतना महत्व है। हमारे शास्त्रों ने वंश परंपरा को खंडित नहीं करना ऐसा ऐसा आदेश दिया है। जो खंडित करता है वह अपने पितरों का, पूर्वजों का ऋण नहीं चुकाता, ऐसा कहा गया है, और ऋण चुकाना ही चाहिए। और यहाँ एक विशेष बात और भी है, विवाह किस लिए होना है? वो जो वृत्तियां है ना, प्राण की वृत्तियां, मैथुन की वृत्ति और काम वासना और ये सब, ये गौण है। वो भी है, परंतु वो गौण है। सामाजिक संबंधों के अंतर्गत विवाह क्यों होता है? विवाह पितृ ऋण चुकाने के लिए, संतान को जन्म देने के लिए होता है। और संतान को जन्म देने की प्रक्रिया को केवल बायोलॉजिकल और जेनेटिक न रखते हुए उसको सामाजिक सांस्कृतिक बनाना, ये विवाह संस्कार का मुख्य लक्षण है। नहीं तो क्या है, कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष बिना विवाह किए भी साथ में आएंगे, रहेंगे, तो संतान तो जन्मेगी ही, लेकिन वो बायोलॉजिकल संतान होगी, वो जेनेटिक संतान होगी, वो सोशल नहीं होगी, वो कल्चरल नहीं होगी। समाज और संस्कृति का इसमें कोई भूमिका नहीं है, वो व्यवस्था भी नहीं रहेगी। कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री जब भी कभी मन करे वो साथ में आए और संबंध बनाए, तो संतान तो होगी। फिर उसका क्या होगा? संतान कहाँ रहेगी? कम्युनिस्ट व्यवस्था में वो संतान सरकार के पास रहती है। अरे ये तो अत्यंत असंस्कृत पद्धति है। इसको संस्कृति का आधार देने के लिए, सामाजिकता का आधार देने के लिए कुटुंब बनाया, विवाह संस्कार की रचना की और वंश परंपरा की कल्पना की, और उस वंश परंपरा को खंडित नहीं करना ये दायित्व है, ये कर्तव्य है, ये व्यवस्था बनाई। और फिर उसके साथ संतान का जन्म होना, यह अत्यंत आनंद की बात है। ऐसा करके हृदय में भी प्रतिष्ठित की। कोई भी क्या यार कर्तव्य है इसलिए हम तो बालक को जन्म देते हैं, ऐसा नहीं कहते। बालक का जन्म नहीं हुआ तो हम कितने ये रहते हैं कि नहीं नहीं बालक तो चाहिए, बालक तो चाहिए। और बालक का जन्म होने के बाद सर्वत्र खुशी और आनंद ही होता है। ये क्यों?
तो जो समाज जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए जो कर्तव्य है उसको आनंद में परिणत कर दिया। ये इतनी अद्भुत रचना है कि जो जो आवश्यक है उसको बहुत आनंददायक ऐसा भी बनाया। हम खाते हैं, शरीर के पोषण के लिए खाते हैं, तो उसमें विटामिन बी, उसमें ये उसमें विटामिन भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन नहीं खाते, हम पदार्थ खाते हैं। लेकिन पदार्थ को पौष्टिक बनाने के लिए सभी प्रकार के मसाले उसमें आ जाए और पाक की प्रक्रिया भी व्यवस्थित हो, ये बाद में हम शास्त्र विकसित करते हैं। पर खाते हैं तब स्वाद लेकर खाते हैं, खाते हैं तो आनंद होता है, खाते हैं तो सुख मिलता है। फिर पौष्टिक होना ये कर्तव्य है, अच्छे से बनाने आना ये कर्तव्य है, लेकिन खाने का और खिलाने का एक आनंद है, वह संस्कृति का आनंद है, वह हृदय का आनंद है। सामाजिकता उससे पुष्ट होती है। बायोलॉजिकल नीड के अनुसार हम नहीं खाते, हम साइकोलॉजिकल नीड के अनुसार खाते हैं, हम सोशल कल्चरल नीड के अनुसार खाते पीते हैं। तभी उसमें विविधता आती है, तभी उसमें रस आता है, तभी उसमें सुख मिलता है, तभी उसमें भावनाओं को पोषण मिलता है। इस प्रकार की जीवन रचना का केंद्र तो फिर कुटुंब है। तो वंश परंपरा का सातत्य रहना ये एक, और फिर ये गृहस्थ और गृहिणी के रूप में हमारे बृहत्तर कुटुंब से जुड़े हैं। कुटुंब कबीला कहते हैं ना, ये मामा मामी हैं, ये चाचा चाची हैं, ये बुआ हैं, ये मौसी हैं। तो अभी ऐसा हॉरिजॉन्टल विस्तार होने लगा। फिर उसका आगे ये तो मामा का पुत्र मेरा भाई है, ये मौसी का पुत्र है वो भी भाई है, चाचा का पुत्र है वो भी भाई है। अरे हम तो एक ही कुल के हुए, क्योंकि उसका भी पिता और चाचा वो एक ही पिता की दो संतानें हैं, तो वो तो भाई भाई हैं, इसलिए हम एक ही कुल के हैं, एक ही गोत्र के हैं। ऐसे कुल का, गोत्र का ऐसे हॉरिजॉन्टल विस्तार भी होता जाता है, वर्टिकल विस्तार भी आगे भी बढ़ता जाता है। ऐसी ये कुटुंब की मूल बातें हैं। इस कुटुंब की ये रचना, ये संबंध, उसका संचालन करना। तो कुटुंब में मुख्य बातें क्या होती है? नई पीढ़ी का निर्माण, नई पीढ़ी को सभी प्रकार से सुसज्ज करना, माने जो हमारे पास है वो सब का सब उसको देना, और संबंधों को समृद्ध बनाना, और हॉरिजॉन्टली पूरे समाज के साथ एकत्व के संबंध से रहना। इसलिए जाति भाई होता है, व्यवसाय भाई होता है, वर्ण भाई होता है। तो सभी मनुष्यों को जो रक्त संबंध से नहीं जुड़े हैं तो भी हम भाई कहते हैं। गुजरात में तो ऐसा ही है, किसी भी पुरुष को हम भाई कह सकते हैं। अगर छोटी छोटी लड़की हुई तो तुरंत कहेगी काका, अब और कहेगी मामा, ऐसे ही जोड़ देगी। वो रक्त के संबंध से मामा या काका नहीं है, परंतु भावना से वो काका और मामा बन जाते हैं। समान समान लोग भी कोई अपरिचित व्यक्ति को तुरंत ही भाई कह के संबोधन करेंगे, बहन करके संबोधन करेंगे। छोटा लड़का होगा तो बेटा कहेंगे, छोटी लड़की होगी तो बेटी कहेंगे। ये क्या है? सब कौटुंबिक संबंध है। कुटुंब के संबंध का हमने विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? भावात्मक रूप में विस्तार किया। भावात्मक रूप का विस्तार करने का तात्पर्य क्या है? हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, हम एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, हम किसी के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, किसी के साथ हम अप्रामाणिक नहीं बनेंगे। यही विस्तार आगे आगे जैसे बढ़ता है तो एक दुकानदार कभी भी अप्रामाणिक होकर खराब वस्तु देगा नहीं ग्राहक को। अरे ये तो अपने भाई है,
ये तो अपने ही लोग हैं, इनके साथ थोड़े छल किया जाता है। कोई भी चोरी नहीं करेगा, अपने ही लोगों का हम चोरी करके लेंगे क्या? आवश्यकता ही नहीं है ऐसी। तो ये जो कुटुंब के संबंध का विस्तार होता जाता है तो समाज में सुरक्षा रहती है। समाज में हमेशा किसी को सावध नहीं रहना पड़ता कि ये तो मुझे मारेगा, ये तो मेरे से छीन लेगा, या ये मुझे धोखा देगा, या ध्यान नहीं रखा तो ये मुझे तौल में कम देगा। ऐसा नहीं करना पड़ता। आज ऐसा सब कुछ होता है तो हमको सावध रहना पड़ता है, क्योंकि आत्मीयता के संबंध नहीं है। आत्मीयता की भावना ये कुटुंब की भावना है। कुटुंब के भावना का विस्तार होते 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 भारत के लोग ऋषि मुनि कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं उन सब का मिलकर एक विश्व कुटुंब बनता है। वसुधैव, वसुधा माने पृथ्वी सारी, कुटुंब ही तो है। तो कुटुंब का अर्थ है प्रेम, सुरक्षा, प्रामाणिकता, दूसरे की चिंता पहले करना, सहायता करना और एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे का विचार करना, ये कुटुंब की भावना है। इस कुटुंब की भावना समाज में स्थापित हो, इसके लिए मूल जो कुटुंब रचना है उसको हमें व्यवस्थित करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी का तो सब कुछ हो जाएगा। पहले जो मूल इकाई है उसको ठीक करो। बीज ठीक है तो फल ठीक ही होगा। आपको फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए गुणवत्ता वाला बीज है। अगर गेहूं का बीज गुणवत्ता वाला है तो जितने भी गेहूं उगेंगे वो सारे उसी गुणवत्ता के होंगे। आप गेहूं के एक एक दाने की चिंता करने जाओगे तो वो नहीं होगा। जैसे बीज होगा वैसे ही होगा। आम का बीज जितनी गुणवत्ता वाला होगा उतने ही असंख्य आम जो लगेंगे वृक्ष पर वो सारे गुणवत्ता वाले होंगे। आप हजारों आमों की गुणवत्ता बीज को छोड़कर उसकी चिंता नहीं कर सकते। बीज की चिंता की तो हजारों आम की चिंता हो जाती है, अपने आप ही हो जाती है, अलग से नहीं करनी पड़ती। ऐसे मूल कुटुंब को यदि हमने ठीक किया तो वसुधैव कुटुंबकम अपने आप होता है। वसुधा को कुटुंब बनाने के प्रयास किए, परंतु यहाँ पति पत्नी में डाइवोर्स होने वाला है तो इसका कोई मेल नहीं बैठता। डाइवोर्स को हम मान्यता देंगे और उसमें हाँ क्यों साथ में रहकर दुखी होना, तो फिर ये वसुधैव कुटुंबकम वाला विचार भी नहीं आएगा। पहले तो हमको अरे ऐसे कैसे, सब अपने थोड़े होते हैं, दुनिया में धोखेबाज लोग भी तो होते ही हैं, दुष्ट भी होते ही हैं, तो ऐसे कैसे किसी का भरोसा कर दे। किसी का भरोसा नहीं कर सकते हम, ऐसा हमारा आधारभूत सिद्धांत नहीं होता। फिर भारत में समाज जीवन का आधारभूत सिद्धांत विश्वास ही है, श्रद्धा ही है, प्रेम ही है, आत्मीयता ही है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि समाज में दुष्ट लोग नहीं होते हैं। दुष्ट होते हैं, अप्रामाणिक लोग होते हैं, सभी प्रकार के लोग होते हैं, परंतु इसका मूल आधार वह नहीं होता। सावध भी रहा जाता है परंतु वह आधार नहीं होता। इस कुटुंब के सुदृढ़ीकरण के लिए सबसे पहले और सबसे अधिक विचार करने की आवश्यकता है। इसको संभव बनाने के लिए पितामही विद्यापीठ की कल्पना पुनरुत्थान विद्यापीठ ने की है। अभी 10 मिनट शेष हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है या अपना सुझाव देना है तो 10 मिनट उसके लिए हैं। मेरी बात मैं यहाँ पूर्ण करती हूँ।
जी मुनीत जी, आप पूछिए। ताई प्रणाम। हाँ जी, नमस्कार। ताई, ये पितामही विद्यापीठ का अर्थ जैसे हमारा पुनरुत्थान विद्यापीठ है, हम्म। ऐसा इस हिसाब से कि इसमें जो हम्म। भी हमारी कुटुंब शिक्षा होनी है, या जो भी हाँ हमारा ये। ये जो हाँ। आपने अलग हाँ। अलग बिंदु बताए, हाँ। हाँ। परिवार को समझना, जी। संस्कारों को समझना, ये हाँ। सब उस हाँ। विद्यापीठ का विषय रहेगा मुख्यतः। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वही और विषय रहेगा। और इसका जो कार्यान्वयन है वो कैसे, मतलब अभी तक कैसे होता आया है, या और और हाँ। आगे कैसे आपका हाँ विचार है? जी, अभी हमने जब ये चिंतन सत्र शुरू किए तब भी कहा था कि थोड़ा सा हम शुद्ध चिंतन करेंगे। उस चिंतन के आधार पर फिर क्रियान्वयन की योजना, क्रियान्वयन का स्वरूप, क्रियान्वयन की पद्धति, इसका भी विचार करेंगे। पहले मूल तत्वों को हम समझ लें, तो फिर क्रियान्वयन भी हमारा थोड़ा स्पष्ट आधार वाला होगा। तो धीरे धीरे करके उस क्रियान्वयन की ओर हम जाएंगे। तो ये मानना ठीक होगा कि अभी तक जैसे जो कुटुंब शिक्षा के तो कई विषय पुनरुत्थान में हम लोग कर ही रहे हैं पिछले हाँ जी। लगभग 19 वर्षों से। हाँ। हाँ। इनफैक्ट कुटुंब शिक्षा ही सबसे मुख्य बिंदु रहा है। मुख्य बिंदु माना और ही है। जी जी जी, तो ये अभी तक पितामही विद्यापीठ एक प्रकार से ऐसी संज्ञा से शुरू हमने ही उसको है। संबोधित नहीं किया था। हाँ। हाँ पर लेकिन शुरू ही है। पर जी जी जी, वही है। हाँ, हाँ, शुरू ही है। अब हम इसको एक तो व्यापक बनाना चाहते हैं, पूर्ण समाज का ये विषय हो और चिंतन हमारा स्पष्ट और सुदृढ़ हो। तो इस आधार पर भी हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं या पाठ्यक्रम चला रहे हैं, वो सारे अधिक सार्थक और अधिक स्पष्ट होंगे। तो ये हमारा चिंतन जो है वो संपूर्ण ज्ञान क्षेत्र से जुड़े लोगों को साथ लेकर हमको आगे बढ़ाना है, और इसलिए मूल से शुरू करो। तो इसकी बागडोर पूरी वानप्रस्थ हाँ। वानप्रस्थ क्या हाथ में हाँ, रहेगी? तो ये इसका सूत्र संचालन कौन करेगा? नियति ताई का प्रश्न यही है कि बागडोर माने सूत्र संचालन किसके हाथ में रहेगा? स्वाभाविक व्यावहारिक रूप में यदि समाज में इसको प्रस्तुत करना है, स्थापित करना है, तो वानप्रस्थ पितामही उससे बढ़कर कौन हो सकता है? थोड़ा विचार करके देखिए कि वानप्रस्थ महिलाएं अपने ऊपर ये दायित्व सरलता से ले सकती हैं, घर की गृहिणी तो कैसे ले सकती हैं? तो हाँ, इसका उसमें वो सहभागी होगी, परंतु सूत्र संचालन तो ऐसे महिलाएं कर सकती हैं। तो इसका क्या प्रशिक्षण का भी ये रहेगा क्या? पितामही सारी पितामहियां हैं, वो मिलकर तय करेंगे कि हमें क्या करना है, हमारा क्या होना है और हम दूसरों का क्या करेंगे। आशा जी, आप पूछिए। हाँ जी। नमस्ते ताई जी। नमस्ते। आज का जो भी हमने चिंतन किया उस पर ही प्रश्न था ताई जी मेरा, कि संबंध में हमने स्त्री पुरुष का संबंध को संभालने को, उसको व्यवस्थित और सुदृढ़ बनाने की बात रखी। हाँ तो जी। हाँ जी। अभी की जो स्थिति है उसमें हर एक समाज में ये चिंता है कि लव मैरिज ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो फिर ये शास्त्रों में लिखा है पर ज्ञाति में विवाह करना, एक गुरुतर में विवाह करना, तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। तो ये भी चिंता का विषय है। तो इसके लिए हम क्या करना होगा हमारे? थोड़ा सा आगे बढ़कर ये विषय आएगा, ये जरूर आएगा, क्योंकि स्त्री पुरुष संबंध में, पति पत्नी संबंध में ये तो महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए वो आगे आएगा विषय। आज तो बहुत ज्यादा होगा, ये इतना एक वाक्य में इसका उत्तर नहीं होता, परंतु मैं कुछ विचार के लिए करती हूँ। लव मैरिज, प्रेम विवाह, ये अच्छा नहीं है शब्द, ये तो अच्छा ही है, परंतु उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा जो स्टेटमेंट है
पति है इसलिए प्रिय है कि प्रिय है इसलिए पति है? पत्नी है इसलिए प्रिय है, इसलिए प्रेम है, कि प्रेम है इसलिए पत्नी है? 3 मिनट बचे। इस पर विचार करो तो प्रेम विवाह की या विवाह प्रेम की भारत की संकल्पना क्या है ये हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। और लव मैरिज की संकल्पना के साथ कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई हैं आज, ये भी ध्यान में आएगा। मैं इसका विस्तार तो अभी नहीं कर सकती, लेकिन ये करने लायक विषय है। फिर से मैं वो स्टेटमेंट दोहराती हूँ, प्रेम है इसलिए पति है या पत्नी है, कि पति है या पत्नी है इसलिए प्रेम है? आप विचार करके देखिए, अपना भी, अपने आसपास के लोगों का भी, समाज का भी। अभी उत्तर भी मत दीजिए। हाँ, केवल एक प्रश्न अभी या एक सुझाव। गौरी जी, प्रणाम ताई जी, आपने जो भी आज सिखाया वो प्रसाद की तरह हमने ग्रहण किया है। मेरा बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, मंडे एक डिबेट है मेरी बच्चों का यहाँ पे, उसमें आपने जैसे कहा पहले कंट्री को डिवाइड किया, फिर स्टेट्स में, अभी जाति पे डिवाइड किया। तो इनका टॉपिक है कि हु इज बेटर मैनेजर, फीमेल और मेल। तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है उसको डिस्ट्रॉय करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ मुझे आज सिखाइए जो समाज में प्रगति लाएगा इस विचार से। देखो, आज तो नहीं होगा क्योंकि समय हो गया, और ये सब है ना तुरंत होने वाली बातें नहीं है। विचार करने के लिए, समझने के लिए भी हमको ऐसे ऐसे विश्लेषण करके छोटे छोटे यूनिट्स बनाकर स्पष्टता प्राप्त करनी होती है। हम लोग चिंतित हैं अवश्य, क्योंकि ऐसे ऐसे असंस्कृत स्वरूप के आक्रमण हो रहे हैं और हमें अपनी मूल बातों का तो ज्ञान भी नहीं है, भान भी नहीं है, तो सारा मामला ऐसा उलझ गया है। ये बात तो ठीक है। अब हम लोगों को धैर्य पूर्वक उसको धीरे धीरे ऐसे सुलझाना होगा बस। लेकिन फिर मैंने पहले कहा था, श्रद्धा और विश्वास से ये सारा चिंतन करो कि हम इस उलझे हुए मामले को परमात्मा की कृपा से, उन्होंने हमें जो बुद्धि का सामर्थ्य दिया है उसके प्रभाव से सुलझा पाएंगे। और भारत के लोग नहीं सुलझाएंगे तो और कौन सुलझाने वाला है? ऐसे विश्वास से चिंतन आगे बढ़ाओ। जी ताई जी, आज आपने काफी अच्छे पॉइंट्स बोले, वो भी मैं पक्का सिखाऊंगी बच्चों को। शाबाश। तो अभी समय, समीर भाई, समय पूरा हुआ ना? हाँ, समय हो गया। हाँ, तो हम पूर्ण करें, अगली त्रयोदशी को मिलेंगे। आज हम आज का सत्र पूर्ण करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्कार।